नमस्कार, मेरा नाम काजल है और कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। इस कार्यक्रम का आगाज़ करती हूँ कि आज मुझे यहाँ पे रंगमंच के बारे में, जो मैं रंगमंच के जिस सफ़र से मैं गुज़री हूँ, उस सफ़र के बारे में मुझे अपनी बात रखने के लिए कहा गया है। जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। योगेश सुमन यादव जी, नमस्कार। तो मैं अगर बात में, क्योंकि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ और दिल्ली काफ़ी अरसा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो रंगमंच का सफ़र है वो जम्मू से शुरू है, कश्मीर से शुरू हुआ है। कश्मीर में मेरा जन्म हुआ। तो मुझे एक तरह से देन जैसे कहते हैं कि घर में वैसा ही एटमॉस्फेयर था मेरे घर में। मेरे मम्मी पापा, मेरे माँ पापा दोनों ही रंगमंच से जुड़े हुए हैं और बहुत ही एक्टिव रहे हैं रंगमंच में। तो मेरे पापा को तो जम्मू रंगमंच का भीष्म पितामह ही कहा जाता है। तो मम्मी ने संस्कृत का थिएटर बहुत किया है कश्मीर में। मुझे याद है कि हमारे घर में इस तरह की साहित्यिक गोष्ठियाँ हुआ करती थी, रिहर्सल्स हुआ करती थी, डिस्कशंस हुआ करती थी। तो बचपन से ही मैं इन सब चीज़ों का पार्ट रही हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मैं मेरी जो मेरा कदम जो हुआ, जो मेरा रंगमंच पे पहला पड़ा, मैं 3 साल की रही होंगी। तो श्रीनगर में टैगोर हॉल है, बहुत ही फेमस ऑडिटोरियम है जहाँ पे नाटक होते हैं। तो पापा कोई प्ले कर रहे होंगे तो उसमें इसको किसी बच्चे की ज़रूरत होगी। तो 3 साल की उम्र में जो मैंने स्टेज पे कदम रखा, तो ये सिलसिला मेरा चलता ही रहा। तो सवालों सवालों जो सवाल आ रहे हैं उनका मैं जवाब ज़रूर दूंगी, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन अपने बारे में और रंगमंच के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। उसके बाद मैं सवालों के जो सवाल आना शुरू हो गए हैं उनका जवाब भी दूंगी। तो ये सिलसिला चलता रहा और मेरी रंगमंच में शुरुआत हो गई। संस्कृत थिएटर को समझने का मौका इसलिए मिला क्योंकि माँ ने ज़्यादातर संस्कृत का ही प्लेस किए हैं। जो उनकी शुरुआत जो उन्होंने प्लेस किए हैं, मुझे याद है कि मालविका अग्निमित्रम, घर में इस तरह की किताबें रखी होती थी और माँ संस्कृत बोलती बहुत अच्छा है। तो पापा के साथ बहुत सीखा। मुझे जहाँ मैं कहूँगी मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग है तो वो मेरे माँ बाप से ही मैंने जो सीखा है वो सीखा है। वो कहते हैं ना कि रंगमंच 2 तरह का होता है, एक प्रोफेशनल या फिर एक शौकिया जिसकी बात कहें तो शौकिया रंगमंच, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनल रंगमंच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, तो शौकिया रंगमंच थोड़ा सा कहीं पीछे रह जाता है, मुझे लगता है ऐसा होता है। तो जो मैंने रंगमंच किया, जो मेरी शुरुआत हुई, उसको शौकिया कह सकते हैं, प्रोफेशनल मैं नहीं कहूँगी उसको। लेकिन जो शौकिया रंगमंच है वो, उससे हमारे देश के हर क्षेत्र के, हर स्टेट के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं। तो जम्मू में थिएटर किया। तो अगर जम्मू रंगमंच की बात करें, जैसे उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी, आभा, बहुत शुक्रिया। तो जम्मू रंगमंच की अगर मैं बात करूँ तो मैंने जम्मू JNK एकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस हर साल एक वहाँ पे ना ड्रामा फेस्टिवल करती हैं जम्मू में, जिसमें पूरी स्टेट से, अब तो यूटी बन गया है, पहले पूरी स्टेट से वहाँ से एंट्रीज ली जाती थी। कोई जी गीतांजलि, कोशिश करती हूँ ज़ोर से बोलूँ। हेलो, ठीक है। तो ये कोशिश ये होता था कि वहाँ पे अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से एंट्रीज़ आती थी और फिर उन एंट्रीज़ को स्क्रीन करके, आई थिंक मेरी आवाज़ अब सही आ रही होगी, तो उन एंट्रीज़ में से स्क्रीन करके 20-25 जो एंट्रीज़ होती थी वो ड्रामा जो फेस्टिवल है JNK एकेडमी आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस का, तो वहाँ पे वो होता था। सुमली जी नमस्कार, सरला जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई। और जी हाँ, अब जम्मू यूटी हो गया है, JNK यूटी हो गया है। तो वहाँ पे नाटक होते थे और मुझे लगातार 7 बार मैंने वहाँ नाटक, दिल्ली आने से पहले मैंने वहाँ परफॉर्मेंसेस दी और 7 बार लगातार JNK गवर्नमेंट से मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तो जम्मू रंगमंच की अगर बात करें तो बहुत सुदृढ़ रहा है और डोगरा कल्चर तो अपने आप में ही, उसका इतिहास बहुत ही सुदृढ़ रहा है, बहुत ही बड़ा रहा है। तो जम्मू रंगमंच की अगर इतिहास की हम बात करें, क्योंकि मैं जम्मू रंगमंच से जुड़ी हुई हूँ, तो जम्मू रंगमंच का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना तो हम नहीं कह सकते। कि वहाँ पे पहले जो अनुष्ठान होते थे, या किसी के कोई फंक्शन होता था, या फिर मेले वगैरह होते थे, या किसी के घर में कोई बड़ा पर्व मना जाता है, तो वहाँ पे स्वांग
से लोग आपस में एक दूसरे का मनोरंजन करने आते थे। स्वांग कर्मी अलग होते थे, नकल करते थे एक दूसरे की, और उसमें एंटरटेनमेंट होता था। तो ये जो स्वांग कर्मी होते थे ये डोगरी लैंग्वेज, क्योंकि जम्मू एक डुग्गर देश है और जम्मू में जो लैंग्वेज है वो डोगरा है, तो डोगरी लैंग्वेज में जो ये अपने डायलॉग थे वो बोला करते थे। और कश्मीर में भी इस तरह का रहा है, जैसे बान पत्थर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में की जो भाषा है वो कश्मीरी है, लद्दाख की लद्दाखी है। तो जम्मू में डोगरी भाषा में ये स्वांग वगैरह किया करते थे। और जम्मू में अगर हम फोक थिएटर की बात करें तो लोक रंगमंच की अगर बात करें तो अब देखा जा रहा है कि जो लोक रंगमंच है वो धीरे धीरे सिमटता सा जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनीता द्विवेदी जी, नीतीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, रूपक जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात मैं कर रही थी फोक थिएटर की। तो जम्मू में 3 तरह का फोक थिएटर जो मैंने देखा है, 3 तरह का, वो है टड और जागरना और पगदा। तो टड की अगर हम बात करें तो ये वो होता था जैसे किसी घर में, परिवार में किसी बुज़ुर्ग, क्योंकि ये मैंने देखा हुआ है, बुज़ुर्ग की जब डेथ हो जाती थी तो थोड़े दिनों के बाद उस जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का बड़ा दुख भरा, उस एटमॉस्फेयर से ट्रांजिशन करने के, यहाँ की जो फैमिली है जो उसने दुख में बैठी हुई है उसको दूर करने के लिए उसके जो बुज़ुर्ग परिवार के जो ससुराल वाले होते थे वो आते थे और एक तरह का समा बांध दिया जाता था कि उनके उस आदमी की का स्वांग रचा जाता था और गीत गाए जाते थे जिन्हें गीतड़ू कहा जाता है। और नृत्य भी होता था, डांस भी होता था और थिएटर जो डायलॉग्स बोले जाते थे। और इसमें ज़्यादातर औरतें हिस्सा लिया करती थी। तो एक तरह का ऐसा समा बन जाता था कि जो ग्लूमी सा एटमॉस्फेयर है, जो बहुत दुखी सा एटमॉस्फेयर है किसी के जाने के बाद, वो थोड़ा सा कम होकर अच्छा हो जाता था और एटमॉस्फेयर थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता था। क्योंकि थिएटर तो हम सभी जानते हैं कि इट्स लाइक ए मेडिटेशन और जो हमें बहुत पीस देता है। तो ये जो टड है जो इसको परफॉर्म करके एक तरह से पीस मिलता था। और ये इट्स वेरी, थिएटर तो है ही बहुत डिवाइन चीज़, मुझे लगता है ये इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इसको दिल से महसूस किया जा सकता है। तो ये किया जाता था। लेकिन अगर आज की हम बात करें, आज के दौर की अगर हम बात करें तो अब ये धीरे धीरे ख़त्म सी होती जा रही है। जो फोक फॉर्म है थिएटर की, टड जिसे कहा जाता है, ये अब ख़त्म सी हो जाती है, हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली मे बी गाँव देहात में ये अभी भी हो, बट आई एम नॉट श्योर कि ये अभी भी है। ये ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, बट ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्म रही है जिसे टड कहा जाता है। तो इसके बाद जी संभले जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सेट डिज़ाइनर रहे हैं, आर्ट डायरेक्टर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए विदित संभले जी। तो इसके बाद जो एक और फॉर्म है जम्मू थिएटर के, जो फोक फॉर्म की अगर हम बात करें, बहुत रिच इतिहास रहा है, जागरना है। जागरना अभी भी बहुत मकबूल है, इसको लोग अभी भी बहुत पसंद करते हैं। तो ये एक फोक फॉर्म है नाटक की। इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं वही इसको परफॉर्म करती है। और उसमें ये होता है विभा जी शुक्रिया। इसमें ये होता है कि जो महिलाएं होती हैं जब बारात होती है, क्योंकि पहले ये होता था कि जब बारात होती थी तो फीमेल्स नहीं जाती थी, फीमेल्स घर में रहती थी। ये पहाड़ी कल्चर है कि फीमेल्स पुराने ज़माने में, पहले के वक्त में, कि फ़ीमेल्स घर में रहती थी। और जब सब बारात के लिए चले जाते थे तो फीमेल्स एक तरह से घर में समा बांधती थी। शादी वाला घर है तो लड़के के जो दादके हैं, दादा के साइड के लोग हैं, और उसके जो नाना के साइड के लोग हैं, वो आपस में एक समा सा बांध देते थे, एक दूसरे को तंग करना, चुहलबाजी करना, एक दूसरे की नकल लगाना, समधिन के प्रेमी की एक्टिंग करना। महिलाएं ही पात्र निभाती थी, अलग अलग पात्र को। तो गा के करते थे और उसको एक्ट करके करते थे। और पूरी रात, ये रात भर ये फंक्शन चलता था इस तरह का, जैसे जागरना कहते हैं। तो जब जागरना स्टार्ट होता था उसको गा के स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको सुनाना चाहूँगी जागरना का। जब ये गाना, इसका म्यूज़िक और ये सेम ही रहता है और बीच बीच में आप आके अपने एक्शंस करते हैं, अपने डायलॉग्स बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन जो होता है वो होता था इसमें। बहुत ही खूबसूरत सा था ये। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको गा के सुनाती हूँ। जागरना। उच्चा तेलम्माई बाजार बैठी चोल, छटनियों मेरी जान बैठी चोल, छटनियों मेरी
जान हो। आया नी नंद रे तेरा वीर खिड़ खिड़, अस दियो मेरी जान खिड़ खिड़, अस दियो मेरी जान हो। आया नी नंद रे तेरा वीर खिड़ खिड़, अस दियो मेरी जान हो। अच्छा, विभा जी लिखती हैं कि एमपी में भी ऐसा होता है। अरे वाह, ये हमारे यहाँ तो जम्मू में तो ये होता है, जिसे जागरना कहा जाता है। आशा गुप्ता आशु जी लिखती हैं कि ये चलन यूपी में भी है। ये तो इंडिया है और जम्मू इंडिया का ही एक हिस्सा है भारत का। और संस्कृति काफ़ी मिलती है, एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश की बहुत मिलती है। सरला जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना खूबसूरत लिखा है। बीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो जब ये ओपनिंग होती थी, इसके बाद चुहलबाजी शुरू हो जाती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी। तो ये चुहलबाजी, एक दूसरे को तंग करना, समधन जो होती है उसके प्रेमी का एक्ट करना, तंग करना, भाभी और देवर, इस तरह की ना वो नाटक सा शुरू हो जाता था जो पूरी रात चलता था और महिलाएं ही इसको करती थी। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। और इसमें लेकिन जो पुरुष होते थे, मेल होते थे, उनको देखना, उनको नहीं देखने देते थे ये। तो ये जो जागरना है ये आज भी ये बहुत, जैसे मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में थी तो हम लोगों ने जागरना खूब किया है, फेस्टिवल्स में किया है। और इवन जो नाटकों में भी इसको हमने, जो अगर हम फोक नाटक को लेते हैं, किसी फॉर्म को लेते हैं फोक नाटक की, तो उसको कोशिश करते हैं डोगरी के जो नाटक हैं या डोगरी नाटकों को अगर हिंदी में कर रहे हैं तो उसको डालने की बहुत हम कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने दिल्ली में जब मैं आई तो मैंने एक नाटक किया था श्री राम सेंटर में, डोगरी फोक पे बेस्ड था वो नाटक, डोगरी फोक टेल पे। उसका नाम था स्नेक्स एंड लेडर्स। तो पूरा डोगरी फोक पे था। अनीता जी लिखती हैं बिहार में भी जागरना होता है। अरे वाह, ये तो मुझे पता नहीं था कि बिहार में भी जागरना होता है। क्या बात। जम्मू में तो ये बहुत, जम्मू का तो फोक है ये। तो मैंने वो किया, तो मैंने उस नाटक में जागरना भी डाला। और पाख एक होती है जम्मू का ना, एक फोक सॉन्ग है, फोक म्यूज़िक अगर इसको कहा जाए तो ये जी हाँ आशा गुप्ता जी, सच में बहुत मज़ा आता है जागरना में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो फोक आर्ट फॉर्म है और इसको खूब जी भर के, थिएटर तो आपको बहुत पीस देता है। तो ये जो मैं बात कर रही थी, तो मैंने इसमें जागरना भी डाला, उसमें पाख भी डाली। तो पाक तो ऐसा है कि जिसमें म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं होती। जो भी सिंगर होते हैं वो एक सिंगर आगे, एक अंतरा गाएगा, उसके पीछे सब लोग गाएंगे। इट्स सो ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ डोगरी म्यूज़िक का एक बहुत खूबसूरत फॉर्म है जिसको नाटकों में यूज़ किया जाता है। तो मैं थोड़ा सा पाक भी आपको चाहूँगी थोड़ा सा गा के सुनाऊँ। जो उसका गाने का स्टाइल है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो ऐसे थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको। जनमाड़ा चढ़िया ऊपर बसोलिया, जनमाड़ा चढ़िया ऊपर बसोलिया, बनी जाया पखरुते मिली जाया चोरिया, बनी जाया पखरुते मिली जाया चोरिया, मिलना जरूर मेरी जान हो, बड़ा गे बसोस मेरी जान हो। तो ये फोक था, जो पाक था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया।
जी सतीश जी लिखते हैं बिहार में इसे डोमकच कहते हैं। अरे वाह बहुत बहुत शुक्रिया मेरा मंच। जी, तो हम पाक की बात कर रहे थे, तो इस तरह का ये क्योंकि जो नाटक है वो म्यूज़िक तो उसमें खैर बहुत ही प्रधान चीज़ है, डांस भी है, तो ये सब मिलके फोक तो बनते ही हैं। तो बहुत ही म्यूज़िक की तो कोई लैंग्वेज भी नहीं होती। तो मेरे चेहरे पे कमेंट्स आ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू? यू टेल मी व्हाट शुड आई डू? एडजस्ट करूं? हाउ? कैसे? आई डोंट नो। चलिए, तो फिर ये पाक के बारे में बताया जो मैंने स्नेक्स एंड लेडर्स में यूज़ किया था। और फिर पगता, एक और फॉर्म है फोक थिएटर की, वो है पगता। तो पगता में क्या होता है, ये भी फोक है जो जम्मू में खेला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पगता खेलने वाले करेक्टर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो एक स्वांग सा रचते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं ना कि जो नाटक है ये समाज का आईना होता है, एक आईना दिखाता है समाज को। तो पगता भी उसी तरह का फॉर्म है कि इसमें समाज में जो घट रहा होता है उसको पगता, एक स्टाइल, जो आर्टिस्ट होते हैं उनको पगतियाँ कहते हैं। जो आर्टिस्ट करते हैं, इसमें पार्ट लेते हैं, उनको पगतियाँ कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इसमें जो समाज में जो भी चीज़ हो रही है जिसको वो दिखाना चाहते हैं दर्शकों को कि ये चीज़ हो रही है और ये चीज़ आगे भी होगी और ये चीज़ होती रहेगी, अभी हो रही है, पास्ट में भी हुई है। और आई थिंक ऐसे ठीक है, शायद कम हो जाए कमेंट्स। आई थिंक ऐसा ठीक होगा अब। जी, तो वो जो हम बात कर रहे थे पगधा की, जो पगता फॉर्म है, तो इसमें एक तरह से स्टायर किया जाता है उन सब लोगों को जो कुछ जो चीज़ें हैं जो समाज के सामने लाना चाहते हैं थ्रू नाटक, थ्रू एंटरटेनमेंट, थ्रू थिएटर। तो वो पगती ना, वो उस पर जो कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं, वो एक्ट करते हैं और दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ जाते हैं कि ये चीज़ हुई है, अब आप बताइए कि आपको इससे कैसे करना है। तो ये चीज़ होती है। तो इसमें समाज के जो समाज सुधारक की बातें होती हैं, किसी ऐसे पर्सन को बताते हैं जो सूदखोर होता है, जैसे कोई ज़मींदार हो या कोई भी किसी भी कैरेक्टर को लिया जाता है जिससे जो समाज के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके लिए ना किसी मंच की ज़रूरत नहीं होती। फोक थिएटर के लिए तो मुझे लगता ही नहीं कि किसी मंच की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए भी कोई मंच, जस्ट एक ऊंची सी जगह हो, किसी भी मैदान में कोई ऊंची सी जगह हो, वहाँ पे ये हो सकता है। और मेकअप भी इसका बहुत नॉर्मल होता है। इसमें जो कपड़े होते हैं, आपके कॉस्ट्यूम होते हैं, वो भी बहुत सिंपल होते हैं। रस्सी की, जैसे पहाड़ी एरिया है, जम्मू तो है ही पहाड़, तो जैसे जो शूज़ होते, चप्पल होती हैं, वो भी रस्सी की, जूट की बनी होती हैं। तो वो पहन के, और एक टोपी, ये पहन के एक्ट किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है पगता में, वो होता है इम्प्रोवाइजेशन। प्रॉपर कोई डायलॉग नहीं होता, इट्स एक्शन रिएक्शन। आपको इम्प्रोवाइज़ करना है चीज़ों को, चीज़ें देख देख के आपको डायलॉग्स बनाने। और सबसे ज़रूरी जो चीज़, जो थिएटर, जो कोई भी थिएटर हम करें, चाहे प्रोफेशनल करें चाहे हम अमेटर करें, सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो एक कनेक्शन होता है। जो कनेक्शन एक ऑडियंस, एक दर्शक और रंगकर्मी के बीच होता है। तो वो इसमें पगता में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दिखाई देता है कि इसमें जब इम्प्रोवाइजेशन होता है, डायलॉग्स तो ऐसे फॉर्म नहीं होते, आपस में आपको बात करनी होती है, तो दर्शकों को इन्वॉल्व किया जाता है। उनको एक तरह से मज़ाहिया होता है, एक कॉमेडी टच होता है इसमें, मज़ाहिया उसी को कहते हैं। तो दर्शकों को इसमें इनवाइट किया जाता है और खूब मज़ा होता है। और ये जो है, ये रात भर चलता है, रात को होता है मोस्टली। ये इस तरह का जो थिएटर है जिसे पगता कहते हैं। कई बार क्या होता है कि जो गांव का मुखिया है, वो अपनी पब्लिसिटी करने के लिए भी पगता खुद ही वो करेक्टर प्ले करता है। और जैसे प्रोमो नहीं बनाते हम, जैसे मैं रेडियो में हूँ, आकाशवाणी में, तो हम अवेयर, चीज़ों को अवेयर करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए हम प्रोमोज बनाते हैं। तो ये एज प्रोमो भी वो इस्तेमाल करते हैं, जो गांव के मुखिया वगैरह होते हैं। और कई बार खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं। और जब आपके गांव में, देहात में या शहर में कोई, जम्मू की बात कर रही हूँ, या जम्मू के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ की बात कर रही हूँ, तो वहाँ जब किसी के घर में इस तरह का कोई फंक्शन होता है तो वहाँ भी पगतियों को बुलाते हैं।
तो लेकिन इट्स वेरी सैड कि धीरे धीरे इसका जो वो है प्रचलन जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो लेकिन जम्मू में हमेशा एक बड़ा ये रहा है कि जम्मू का थिएटर तो हो, लेकिन बहुत पहले से, जब से शुरू हुआ है, बहुत अरसे से, बहुत सालों पहले से बाहर से भी जैसे जो चीज़ जो स्टेट किस चीज़ में स्पेशलाइज है, वहाँ से भी टीम्स को बुलाया जाता था। जैसे ब्रिज से कृष्ण की रासलीला को करवाने के लिए टीम्स बुलाई जाती थी, तो वो कश्मीर में भी आती थी, जम्मू में भी आती थी, जम्मू के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी आती थी, गवर्नमेंट बुलाती थी उनको। तो रामलीला की अगर हम बात करें, रामलीला तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है, चाहे हम थिएटर की बात करें या फोक की बात करें, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जम्मू और कश्मीर में रामलीला का प्रचलन बहुत बहुत रहा है और इसको बहुत बड़े लेवल पे किया जाता था। इट वाज सो वेरी फेमस कि जैसे जम्मू की बात करें कि जब जम्मू में रामलीला जब शुरू हुई थी, तो उसमें जो मेल का जो करेक्टर था, फीमेल्स का जो करेक्टर था, वो मेल्स ही किया करते थे। तो उसके बाद जगह जगह क्लब बने रामलीला के, और फिर बहुत सारे जम्मू के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे बसोली है, गढ़ी है, उधमपुर है, रामनगर है, तो इन जगह रामलीला होने लगी। और जो फेमस रामलीला रही है वो जम्मू का जो दीवाना मंदिर है, बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस, जहाँ पे जी जी। तो बहुत फ़ेमस रहा है वो, तो वहाँ दीवाना मंदिर की रामलीला बहुत फ़ेमस रही है। उसी तरह जो कश्मीर में रामलीला होती थी टैगोर हॉल में, तो वो रामलीला ने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जिसे कहते हैं ना, उसमें बड़ी-बड़ी चीज़ें, आपका म्यूज़िक पूरा डायरेक्ट करना, म्यूज़िक अरेंज करना, गाने लिखवाने, फिर सनातन धर्म सभा होती थी कश्मीर में लाल चौक में, वहाँ पे पूरा वो करना, उसको रिहर्सल्स होना, और हर बंदा, चाहे वो बड़ा हो, चाहे कि डिप्लोमेट हो, जो भी हो, सभी इसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो उसी तरह इसके बाद काफ़ी क्लब खुल के जम्मू में, और जम्मू में नाटकों का सिलसिला तो चल ही रहा था, और ज़्यादा चलने लगा, जो अलग अलग, और रामलीला के साथ ही शुरुआत हुई उसके बाद। तो उसके बाद क्या हुआ, जम्मू में अराउंड 1860 के करीब एक क्लब बना जिसका नाम था रघुनाथ कंपनी। रघुनाथ मंदिर जो जम्मू है, बहुत फेमस मंदिर है रघुनाथ मंदिर। तो उस पर एक बहुत बड़ा उसी को ध्यान में रखते हुए जो क्लब बना थिएटर का, उसका नाम था रघुनाथ कंपनी। और इसको वहाँ की जो लोकल, जम्मू की जो लोकल है, वहाँ से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती थी। जैसे धर्मार्थ ट्रस्ट की हम अगर बात करें, तो वहाँ से इसको सपोर्ट भी मिला करती थी। तो इसका बाद में नाम रघुनाथ थिएट्रिकल कंपनी भी हो गया। तो ये एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, जो मैंने सुनी है ये, और ये जम्मू रंगमंच से इसका एक ताल्लुक़ रहा है, वो ये है कि मैम आप बीच बीच में जी। तो उसके बाद महाराजा हरि सिंह जो जम्मू में रहे हैं, तो उनको नाटक का भी काफ़ी वो उनका इंटरेस्ट रहा है उनका। तो उन्होंने जम्मू में परफॉर्म करने के लिए मुंबई से विक्टोरिया कंपनी का नामक एक कंपनी को इनवाइट किया, सरकारी खर्चे वो पारसी थिएटर किया करती थी वहाँ पे। तो उन्होंने जम्मू में भी पारसी थिएटर के शो किए, फिर कश्मीर गई, तो इसी तरह JNK में, कश्मीर में पारसी थिएटर की भी शुरुआत हुई। तो जैसे मैंने आपको कहा कि दीवाना मंदिर के साथ बहुत सारे क्लब बन गए, बहुत सारे क्लब बने, और उन्होंने अपने जो पहले क्लब बने थे, मैटवर क्लब की बात करें या दीवाना मंदिर रंगमंच की बात करें, तो बहुत सारे क्लब बने। तो दीवाना मंदिर में जो बहुत एक हब रहा है, जैसे यहाँ मंडी हाउस है, उसी तरह जम्मू में दीवाना मंदिर रहा है। तो वहाँ पे जो फर्स्ट नाटक हुआ था वो था चंद्रावली। तो इसके बाद नाटकों का चलता रहा, लेकिन आज़ादी के बाद थोड़ा सा चेंज तो आया ही है इंडिया में। तो अगर खासकर जम्मू की अगर हम बात करें, तो डोगरी रंगमंच की अगर मैं बात करती हूँ, तो डोगरी रंगमंच तो जम्मू की मातृभाषा है, तो डोगरी में बहुत काम हुआ है। लेकिन पिछले कई सालों से अगर हम कहें कि डोगरी भाषा को वो मकाम नहीं मिला है, या डोगरी रंगमंच को वो मकाम नहीं मिला है जो देश की दूसरी भाषाओं को मिला है, तो मुझे लगता है जो इसका मेन रीज़न है वो ये है कि डोगरी जो भाषा है, इसकी कोई लिपि नहीं है।
हुँ, और दूसरा ये है कि इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है, और दूसरा ये कारण है कि इस भाषा को इतना प्रोत्साहन नहीं मिला हुआ कि इसको घर में बोला जाए। क्योंकि आजकल जो नई जनरेशन है वो, उनका ये है कि वो घर में हिंदी या इंग्लिश का ज़्यादा बोला बोला जाता है, और ये नहीं, भाषा नहीं बोली जाती। तो ये इसका एक मेन कारण रह सकता है कि डोगरी का इतना विकास नहीं हो रहा। तो जम्मू में फिर भी बहुत कोशिश हो रही है कि डोगरी रंगमंच को बढ़ावा दिया जाए, और ये देश की जो अन्य दूसरी भाषाएं हैं, इसका रंगमंच जो है वो देश की दूसरी भाषाओं के साथ साथ चलना शुरू करे। बहुत से इदारे जो हैं JNK के, वो इस जम्मू के खासकर वो इसमें बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो डोगरी भाषा है, वो जब नाटक अगर हो भी, अगर नाटक डोगरी रंगमंच, अगर हम कोई डोगरी नाटक करें भी, तो वो क्या होता है, मोस्टली जो JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस जो फेस्टिवल करवाती हैं साल के आखिर में, जो इस बार नहीं हुआ क्योंकि UT बन गया था और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो एक जो बहुत बड़ा फेस्टिवल है उसी में होता है। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा आपको सेलेक्ट किया जाता है, आपको फिर नाटक के लिए आपको पेमेंट वगैरह भी मिलती है, तो वो शायद वहीं तक सीमित रह जाता है। उसके बाहर फिर शोज़ नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि ऑडियंस की बहुत कमी है, ऑडियंस नहीं होते, या तो इसको अच्छी तरह से प्रमोट नहीं किया जाता। तो ये रीज़न तो है कि ऑडियंस बहुत कम आते हैं, और फिर नाटक जब ख़त्म हो जाता है तो फिर नाटक की क्या कहें कि नाटक वहीं तक रहता है। लेकिन फिर भी जम्मू के कुछ रंगकर्मी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इसको डोगरी रंगमंच को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जम्मू में JNK एकेडमी आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस जो है वो जो फेस्टिवल करती हैं, तो उसमें यही होता है कि लोग उसी का वेट करते हैं, रंगकर्मी मोस्टली उसी का वेट करते हैं, फेस्टिवल आएगा और फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे, पूरा साल वही कोशिश लगी रहती है, लेकिन खुद की जो कोशिश होती है वो बहुत कम वहाँ रहती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि डोगरी को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की जा रही, कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, लेकिन सबको आगे आना होगा। ये सिर्फ किसी एक का काम नहीं है कि गवर्नमेंट करेगी या दूसरे लोग करेंगे और हम ऐसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्रिएटिव जोन से बाहर आएँ, तभी कुछ हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, शिराज़ा एक मैगज़ीन है, तो उसमें वो डोगरी की जो डोगरी, हिंदी और उर्दू तीनों लैंग्वेजेस में निकलती है, और एकेडमी जो है वो निकालती है। डोगरी में इस मैगज़ीन को निकालने का मकसद ये था कि इसमें जो डोगरी साहित्य जो है, जो लिखना चाहते हैं डोगरी में, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो लेख हो, कुछ भी हो, वो इस मैगज़ीन में पब्लिश हो जाएं और लोग देख सकें, उनको पढ़ें और देख सकें। तो और एक डोगरी को एक वो मिल जाए, एक वो कि नई जनरेशन तक डोगरी लैंग्वेज और पहुँचे, क्योंकि शिराज़ा वाकई बहुत अच्छी मैगज़ीन है, बहुत खूबसूरत आर्टिकल, चाहे उर्दू के हों चाहे हिंदी के हों, और डोगरी को तो एक अलग ही मैगज़ीन ही अलग निकलती है। तो गवर्नमेंट काम तो कर रही है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, एकेडमी काम कर रही है, लेकिन जितना काम करने की ज़रूरत है शायद उतना नहीं हो रहा। वो मुझे नहीं लगता कि उतना काम हो रहा है जम्मू में, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर मैं एक स्टडी मैंने पढ़ा था कहीं कि यूनेस्को के अकॉर्डिंग ये मैंने पढ़ा है कि जितनी भी जम्मू में जो पहाड़ी भाषाओं की अगर हम बात करते हैं डोगरी को छोड़ के, तो जो पहाड़ी भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं गायब हो रही हैं। दिस इज़ आयरॉनिकल। पहाड़ी भाषा अपनी इतनी खूबसूरत है, पहाड़ी कल्चर मतलब इतना सुकून देता है, इतना पीस देता है। अगर वो भाषाएं ख़त्म हो जाएं तो फिर मतलब इट्स ट्रेजिक। इसके बारे में मैं कुछ और नहीं बोल पाऊँगी। तो लेकिन हमारे जम्मू में बहुत डोगरी से जुड़े हमारे जो रंगकर्मी हैं, उनका एक बहुत बड़ा नाम भी रहा है। जैसे अगर हम ओम प्रकाश की बात कहें, एक बहुत बड़े कलाकार रहे हैं, कॉमेडी के सीरियस एक्टिंग करने वाले ओम प्रकाश, जो अब नहीं है लेकिन फिल्मों में एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने शुरुआत जो की वो दीवाना मंदिर जम्मू से ही उन्होंने रामलीला से शुरुआत की। और KL सहगल की अगर हम बात करें, जो एक जाना माना नाम रहे हैं गायकी का, एक्टिंग का, तो वो सब जम्मू से ही हैं। और जो नाटकों के सिलसिले की भी अगर हम बात करते हैं कि जो डोगरी के जो नाटक हैं बहुत लिखे गए, बहुत ज़्यादा नाटक, काफ़ी नाटक लिखे गए, लेकिन
काफ़ी नाटक जो मौलिक नाटक हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो अडेप्टेशन है संस्कृत नाटकों की डोगरी में, इंग्लिश नाटकों की डोगरी में, हिंदी नाटकों की डोगरी में, वो रही है। लेकिन मौलिक अगर बात कहें तो वो बहुत कम है, और जो लिखे भी गए हैं उनमें मॉडर्नाइजेशन जो है, जो हुई है धीरे धीरे, वो कम है, वो ज़्यादा नहीं है। तो वो कमी कहीं ना कहीं रही है। लेकिन पॉजिटिव साइड अभी भी है, और वो पॉजिटिव साइड ये है कि जो डोगरी के यंग लोग हैं, जो अभी पॉजिटिविटी को लेकर साथ चल रहे हैं, वो अभी भी उस डोर को पकड़े हुए हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ, प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, एक बहुत बड़ा नाम जम्मू साहित्य का रहा है। उन्होंने नाटक लिखा बाबा जित्तो, बहुत ही मकबूल हुआ, बहुत चला, और उसको पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी ने उसको डायरेक्ट किया, और उसको उन्होंने जम्मू से बाहर, भारत में तो उन्होंने इसको किया ही, और इंडिया से बाहर भी उस नाटक को उन्होंने किया। और अगर मैं ये कहूँगी ना कि अगर डोगरी नाटकों को इंडिया से बाहर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो नाम दिलवाने का जो काम किया है, उसका क्रेडिट बलवंत ठाकुर जी को जाता है, बिला शक। इसमें कोई शक नहीं कि उसका क्रेडिट बलवंत ठाकुर जी को जाता है। और उस नाटक को, डोगरी नाटक था, उसको इतना सराहा गया, और सच में वो बहुत खूबसूरत नाटक है। उसके जितने शोज़ आप हुए हैं आज तक, आप जितना देखें कम है, उसमें हर चीज़ है। बाबा जित्तो तो खैर जम्मू से ही थे, उनकी कहानी अगर आपको पता होगी तो। लेकिन मुझे लगता है कि एक सवाल हमेशा मेरे जहन में, मैं कई बार मैं बलवंत जी से भी सवाल पूछ चुकी हूँ कि अगर डोगरी नाटक इतना अगर काम हो रहा है, और इसको बाबा जित्तो इतना मकबूल हुआ, या बलवंत जी का नाटक घुमई, जो इसमें पूरा JNK जम्मू का कल्चर बेस्ड है, अगर वो मकबूल हो सकते हैं बाहर, डोगरी लैंग्वेज है उन दोनों में, तो अगर वो बाहर मकबूल हो सकते हैं, तो क्या रीज़न है कि बाकी नाटक भी उस लेवल तक नहीं आए। तो मुझे तो इसका आंसर तो मुझे लगता है, जैसे मैं हमेशा दे चुकी हूँ, कि अपने लेवल पे भी एफर्ट करना होगा। ये नहीं कि ड्रामा फेस्टिवल आ रहा है, हम उसके लिए कोशिश वो करते हैं, और हम लोग एक्ट कर लेते हैं उसमें। जब होगा ड्रामा फेस्टिवल होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो फ़ी आएगी, वो हमें जो पेमेंट मिलेगी, तो बस ठीक है। ऐसा नहीं है, लोग कोशिश कर रहे हैं नाटक करने की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं हो रहा। चाहे हिंदी नाटक हो जम्मू का, या फिर डोगरी हो, बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं हो रहा है। कोशिश खुद तो करनी पड़ेगी। हाँ, गवर्नमेंट को भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करनी पड़ेगी लोगों की। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बताऊं कि अगर मैंने डोगरी की मैं बात कर रही हूँ, डोगरी रंगमंच की बात कर रही हूँ, तो छोटी बड़ी नाटकों को लेकर अगर हम बात करें, तो मेरे ख्याल से 400 साढ़े 400 के करीब नाटक तो लिखे गए हैं। और जो एक बहुत बड़ा नाम है डोगरी लिटरेचर का, जैसे बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे रामनाथ शास्त्री हो गए, दीनू भाई पंत हो गए, प्रोफेसर मदन मोहन शर्मा की अगर हम बात करें, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर रहे हैं, डोगरी के नाटककार रहे हैं, बहुत बड़ा नाम रहे हैं। उनकी बात कहें तो उन्होंने एक डोगरी नाटक लिखा था जनौर करके, जो डोगरी, उसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था उस नाटक के लिए। तो जनौर का मतलब होता है जानवर। तो वो नाटक उन्होंने लिखा। तो मुझे याद है कि मेरे पापा ने वो नाटक ऑल ओवर इंडिया में किया था, बहुत ही खूबसूरत नाटक था वो। तो वो नाटक मैंने यहाँ दिल्ली में भी किया, और मैं कोशिश करूँगी कि दिल्ली में मैं अगर जितना मैं हो सके, मैं डोगरी रंगमंच को यहाँ लाने की भी कोशिश में प्रयासरत हूँ, कि कोशिश करूँगी कि छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन डोगरी के नाटकों को मैं यहाँ करूँ। और भले ही यहाँ हमारे पास डोगरी बोलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन नॉन डोगरी स्पीकिंग, क्योंकि एक कलाकार हर भाषा बोल सकता है। ये नहीं कि मैं अगर कश्मीरी हूँ तो मुझे डोगरी नहीं आती, या पंजाबी नहीं आती, या पहाड़ी नहीं आती, ऐसा नहीं होता। मैं अगर पंजाब से हूँ तो मैं डोगरी नहीं बोल सकता, मैं अगर यूपी से हूँ तो मैं डोगरी। आप अगर एक कलाकार हैं, एक कलाकार तो एक पानी की तरह होता है, आप जिसमें डालो उस रंग में रंग जाता है, उस वैसा बन जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ इतनी मुश्किल होगी कि डोगरी नाटक को करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको नाम बताया, दीनू भाई पंत हो गए, और प्रोफेसर मदन मोहन शर्मा, बहुत सारे लोग रहे हैं, और पूरन सिंह, नरेंद्र खजूरिया जी का, इनके नाम अगर मैं नहीं लूँगी तो बहुत ये लेजेंड रहे हैं जम्मू के थिएटर के और साहित्य के। जितेंद्र शर्मा, कवि रतन जी, उनसे कौन वाकिफ़ नहीं है। और देश बंधु, नूतन डोगरा, और विजय सूरी, जिनकी मैंने आपको कहा कि इनको
रंगमंच का भीष्म पितामह कहा जाता रहा है, और जो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं लेकिन वो प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं, जैसे ललित मंगोत्रा है, चमन अरोड़ा है, मुश्ताक काक हैं, मोहन सिंह है, विक्रम शर्मा हैं, बलवंत ठाकुर हैं, सुधीर महाजन, राजेश्वर सिंह राजू, रजनीश गुप्ता, ये काम कर रहे हैं, और अभिषेक भारती, ये लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन जितने लोगों की ज़रूरत है उतना काम नहीं हो रहा। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, कभी कभी थोड़ी थोड़ी रुकावटें आ जाती हैं, तो उसके रुकावटों के लिए माजरत चाहूँगी, जो छोटी छोटी रुकावटें आ जाती हैं। जी, बात कर रही थी जो डोगरी नाटक हैं, क्योंकि जम्मू रंगमंच और डोगरी नाटक ये तो साथ साथ चलने वाले हैं। हिंदी रंगमंच तो हम करते ही हैं, तो ये कहूँगी कि डोगरी रंगमंच को कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत जो लिखे गए हैं नाटक, उनको जैसे मैं बताऊँ, प्रोफेसर मदन मोहन शर्मा का एक बहुत ही खूबसूरत नाटक है, बहुत, और मैं उसको करना चाहती हूँ, बहुत खूबसूरत नाटक, एक परछावा बदली दा, उन्होंने इतना खूबसूरत लिखा, लेकिन वो डोगरी में है, उस नाटक को मैं करना चाहती हूँ। नरसिंह देव जम्वाल जी, पद्मश्री नरसिंह देव जम्वाल, उन्होंने क्या डोगरी में नाटक लिखे हैं। देवयानी की अगर हम बात करें तो उनके एक से बढ़कर एक कमाल लिखा है उन्होंने, तो मैं उन सबको करना चाहती हूँ, बट यही है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नॉन डोगरा हैं, या लेकिन मुश्किल कुछ नहीं होता जब एक आप करना चाहते हैं कुछ भी। तो जैसे मैंने कहा कि JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस बहुत काम तो कर ही रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी और काम करने की ज़रूरत है। डोगरी नाटकों को अगर प्रोत्साहन देना है, इंस्पायर करना है अगर डोगरी नाटकों को, तो JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस को ये नहीं वेट करना चाहिए कि हम साल में एक बार वर्कशॉप करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी काम को रेगुलराइज करेंगे, रेगुलर करते रहेंगे, तो लोगों के दिमाग में अंदर कहीं ना कहीं वो छाप छोड़ देंगे। वो कहते हैं ना कि एक अगर आप पत्थर पे बार बार एक रगड़ोगे रस्सी, तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, ये मैं मानती हूँ। तो उसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस बहुत काम कर रही है, बहुत प्रोत्साहन इंस्पायर कर रही है यंग टैलेंट को, लेकिन फिर भी अगर रेगुलर वर्कशॉप्स होती रही हैं, ये नहीं कि समर्स में हो रही हैं, आई थिंक कि रेगुलर अगर वर्कशॉप्स हों और या वीकेंड वर्कशॉप्स हों, जिसमें जो डोगरी के जो राइटर हैं, नाटककार हैं, उनको जो बड़े बड़े नाटककार हैं उनको बुलाया जाए और लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है, तो काम बहुत अच्छा हो सकता है। जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि जम्मू में हर जगह आपको कला मिलेगी। पूरा JNK इट्स फुल ऑफ आर्ट, अब तो यूटी हो गया। लद्दाख का अपना एक अलग कल्चर है और बहुत खूबसूरत कल्चर है, लेकिन उसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? करना, आई डोंट नो। जम्मू के लिए भी जो नाटक हैं, कितने नाटक हमने लद्दाख के देखे, या हमने कितने नाटक कश्मीर के एक आधे देखे, या दिल्ली में डोगरी नाटकों की तो मैं क्या बात करूं। तो इस बहुत ज़रूरी है कि हम जो कला से जुड़े हैं, रंगमंच से जुड़े हैं, सबको एक साथ मिलकर आगे आना चाहिए। हमें अपनी जो धरोहर है, जो फोक आर्ट की धरोहर है, उसको हमें वी शुड लेट इट डाई, वी शुडंट, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, वी शुड कलेक्टिवली वर्क इन दैट डायरेक्शन। तो जैसे कि मैंने बोला कि जम्मू कश्मीर की जो एकेडमी है, वो हर साल जो नाट्य उत्सव होता है, तो उसमें बहुत सारी टीम्स आती हैं। जब उस नाट्य उत्सव में 20-25 टीम्स आके परफॉर्म करती हैं, तो क्या वहाँ नाटक का जो भविष्य है वो गायब हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। अगर ड्रामा फेस्टिवल में आपके पास 25 टीम्स आ रही हैं, तो मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानती कि JNK में रंगमंच करने वाले लोग नहीं हैं, मैं नहीं मानती। बस ज़रूरत है कि एक गाइडिंग फोर्स की ज़रूरत है जो गाइड कर सके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जम्मू में रंगमंच हो रहा है, श्रीनगर में भी रंगमंच हो रहा है, लेकिन जो आसपास के एरियाज है, चाहे पुंछ है, भद्रवाह है, उधमपुर है, या फिर बसोली है, कितनी जगह हैं, बनी है, कहाँ हो रहा है? वहाँ तो रंगमंच नहीं हो रहा, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, वहाँ तो जो वर्कशॉप्स है उनका भी नहीं हो रहा, वहाँ आयोजन नहीं हो रहा, ना ही नई नाट्य संस्थाएं आगे आ रही। अगर हम हिंदी रंगमंच की बात करते हैं, यहाँ की रंगमंच की बात करते हैं, तो यहाँ भी रंगमंच करना इतना आसान कहाँ है। हिंदी रंगमंच की अगर हम बात करें तो पैसा नहीं है, ये बात मैं मानती हूँ। अगर आप रंगमंच कर रहे हो तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव जॉब का होना बहुत ज़रूरी है। ये और मैं मानती हूँ कि अगर मैं रंगमंच कर रही हूँ तो मेरे पास जॉब है, तभी मैं बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ अपने ऐसे बिना जॉब के रंगमंच करना इज़ नॉट वेरी ईजी।
ये मैं बिल्कुल मानती हूँ। उसमें कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा हेल्प करना चाहिए और ऐसे लोग तैयार करना चाहिए। और दूसरी मैं ये चाहती हूँ कि सोचती हूँ जैसे आपके लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आपके लिए मेडिकल की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई नॉट थिएटर? वाई नॉट थिएटर? थिएटर तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक कंप्लीट एक ह्यूमन बनाती है। और आपका जो ये नज़रिया है ना, इसको इतना ब्रॉड कर देते हैं ना, इसको आपको जीवन जीने का सलीका तो सिखाता ही है और आपको एक निरपेक्ष बनाता है। तो फिर थिएटर जैसी चीज़ क्यों नहीं? तो ये कई बार एक सवालिया निशान छोड़ जाता है मेरे सामने और मैं थोड़ा सा एनीवेज। तो अगर हम नॉर्थ, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही, नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला की बात करें तो उन्होंने तो स्टेट जो फेस्टिवल्स हैं रंगमंच को इंस्पायर करने के लिए उन्होंने डोगरी नाट्य उत्सव का भी आयोजन किया, कश्मीर नाट्य उत्सव का भी आयोजन किया। तो इससे क्या हुआ कि जो जम्मू के जो कलाकार हैं, चाहे वो डोगरी के हैं या कश्मीर के जो कश्मीरी कलाकार हैं, वो उनको एक इंस्पिरेशन मिली। एक गाइडिंग फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, एक इंस्पिरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये उनको मिली और मुझे लगता है कि एक सोची समझी अगर प्लानिंग की जाए ढंग से तो जम्मू रंगमंच का जो भविष्य है वो बहुत आगे है। वो क्योंकि जेएनके में हर कोने में आपको इतना इतना कल्चर मिलेगा और डिफरेंट कल्चर मिलेगा। ये नहीं आपको थोड़ी देर में आगे जाके आपको गोजरी, फिर पहाड़ी, फिर कश्मीरी, फिर आपको लद्दाखी, हर तरह का कल्चर मिलेगा। इट्स सो वास्ट कल्चर ओवर देयर और उसको कितने अच्छे से एक्सप्लोर किया जाता है, लेकिन वो होता नहीं है। तो अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जेएनके एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस, क्योंकि वो एक फोर्स है वहाँ पे, दैट कैन बी अ गाइडिंग फोर्स ऑल्सो, और जो काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा प्लानिंग मेरे ख्याल से मुझे लगता है, लेकिन ये भी कि लोगों को भी अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। रेडियो आपकी हेल्प कर सकता है, रेडियो के साथ जुड़ के, जैसे रेडियो में नाटक हुआ करते थे। मुझे याद है कि मैं आकाशवाणी से जुड़ी हुई हूँ, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हुई हूँ, मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ। तो जैसे मैंने पापा की बात करी थी कि उन्होंने इतना लिखा कि जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उनकी राइटिंग पे रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। तो मैं ये तो उस वक्त हम लोग क्या, मैंने खुद वैसे नाटकों में पार्टिसिपेट किया कि रेडियो नाटक जैसे स्टेज पे किए जाते थे। सिर्फ आप एक स्टूडियो में ही नाटक नहीं करते, उन नाटकों को स्टेज पे भी किया जाता था। तो वो चलन शायद अब बंद हो गया है, वो अब शायद नहीं होता। तो या दूरदर्शन के नाटकों को लेकर हम बात करें तो ये नाटकों को प्रोत्साहन देने की बात कर रही हूँ मैं कि इससे एक तरह से प्रोत्साहन मिल सकता है। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की जो जेएनके एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस हैं, वो अगर मिल के संगीत नाटक एकेडमी या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या फिर जो दूरदर्शन रेडियो, उनके साथ मिलकर रेगुलर, ये नहीं साल में 1 या 2 बार, रेगुलर अगर काम करें तो इट गोना बी वेरी 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 हेल्पफुल। उससे कलाकारों को एक सिक्योरिटी भी मिलेगी कि हम रंगमंच कर रहे हैं और थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि जो आपके इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल के जो कलाकार हैं उनको भी एक बूस्ट मिल जाएगा और उनको भी आप जो भी काम कर रहे हैं उनको शामिल करके आप काम करेंगे तो इट गोना हेल्प अ लॉट। और मुझे ये भी लगता है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको भी हेल्प करनी चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नाटक करना चाहिए। क्वालिटी मैटर क्वालिटी मतलब आपका जो अच्छा रंगमंच होना चाहिए। आपको ये नहीं कि कितना आपने क्वांटिटी कितनी है, आपने कितना काम किया है, तो क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ ये भी कहूँगी, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि जम्मू में जेएनके में, पूरे जेएनके की बात करती हूँ, प्रॉपर जो ठीक है वर्कशॉप्स होती हैं, लेकिन वैसी प्रॉपर वर्कशॉप्स नहीं जैसे मैंने आपको कहा कि रेगुलर होनी चाहिए। जब तक एक वो ना मिल जाए ऑडियंस, अगर कोई नाटक होता है उसकी प्रॉपर पब्लिसिटी होनी चाहिए कि लोग आएँ, लोग देखने के लिए। जैसे पुराने ज़माने में पहले जब नाटक हुआ करते थे, मुझे लगता है मैंने पढ़ा भी है कि एक वो नगाड़ा लेकर बाहर ले जाते थे कि ये नाटक है, आप आए देखने, या जैसे ऑटो पे बैठ के वो कर रहे हैं, वो चलन अब ख़त्म हो गया है। लेकिन ये जो चलन है जो मैं बात कर रही हूँ कि आप वो नगाड़ा लेकर चलें या ऑटो पे लेकर या वो भोंपू लेकर चलते हैं, तो ये चलन भले ही अब नहीं है और बहुत बैकवर्ड सा लगेगा, बट मुझे लगता था कि ये दिस इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा रहा होगा कि लोगों को
पता है कि यहाँ ये है, आप इंस्पायर होते हो काम करने के लिए, आप आते हो काम करने के लिए। अब थिएटर की अगर हम बात करें, जम्मू में इतने स्टूडेंट्स हैं जो थिएटर करना चाहते हैं, जो थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं। जम्मू में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, एक से बढ़कर एक कलाकार है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे एक अभिनय की कला हो, एक से बढ़कर एक है। और सिर्फ एक इंसान ही क्यों, बलवंत ठाकुर ही क्यों, उसको के ज़रिए ही क्यों डोगरी को इतनी फेम मिल रही है? बाकी लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो लेवल नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि जैसे जो मैंने कहा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई या यूनिवर्सिटी में ड्रामेटिक्स एज ए सब्जेक्ट क्यों नहीं है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल्स में थिएटर, जम्मू के स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ, थिएटर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए स्टडीज़ का। आपके यूनिवर्सिटी में ड्रामेटिक डिपार्टमेंट होना चाहिए कि जो जम्मू के स्टूडेंट जो ड्रामा से अपना करियर बनाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, यूथ तो कुछ भी कर सकता है अगर उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो यूथ कैन डू वंडर्स, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्यों नहीं एक ऐसा वहाँ पे एक वो बन सकते हैं, जो डिपार्टमेंट बन सकता है ड्रामेटिक्स का, कि वहाँ के जो लोग हैं, जो तो स्टूडेंट बाहर जा सकते हैं वो तो जाते हैं और बाहर से कर लेते हैं ड्रामेटिक्स में अपनी फर्दर स्टडीज़, लेकिन जो लोग बाहर नहीं जा सकते, लेकिन और बहुत उनके दिल में बहुत है और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उनके लिए क्या? ये एक सोचने की बात है, ये एक समझने की बात है। तो मुझे लगता है कि जो रंगमंच है और जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी रंग, हम लोग अभी भी तो एक्टिंग कर रहे हैं, ये तो जीवन और रंगमंच एक दूसरे के पूरक हैं, तो इनको अलग तो किया ही नहीं जा सकता। तो ये मैं ये कहूँगी, जो डोगरी की संस्थाएं हैं जो जम्मू में, तो जैसे डुग्गर मंच की बात करें, नमी डोगरी संस्था हो, या फिर और भी जो है रियासत की जो छोटे छोटे नाटक मंडलियाँ हैं, वो उनको अभी आगे आना चाहिए और इस में हेल्प करनी चाहिए। मोहन सिंह का मैं नाम लेती हूँ। मोहन सिंह एक साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर हैं, जो एक यंग थिएटर करने वाले भी हैं और लिखते बहुत, उन्होंने इतना अच्छा लिखा है डोगरी में, और वो डोगरी के लिए वाकई जो एक लड़ाई होती है वो कर रहे हैं डोगरी को आगे लाने के लिए। ललित मंगोत्रा जी का नाम मैंने लिया कि वो एक काम करें कि डोगरी को आगे लाया जाए। बलवंत ठाकुर का नाम मैं बोल चुकी हूँ, मोहन सिंह का नाम मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन और लोगों के जुड़ने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा और सपोर्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हेल्प करने की ज़रूरत है कि डोगरी रंगमंच जो है वो अब बाकी भाषाओं के साथ भी, क्योंकि डोगरी बहुत मीठी लैंग्वेज है। वो कहते हैं ना, मिठड़ी है डोगरी दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। ये बहुत सच है कि खंड मिठे, मतलब जो डोगरी के डुग्गर देश के जो लोग हैं वो मीठे की तरह है, बहुत अपनापन और प्यार है, और डोगरी भाषा इतनी मीठी है। पद्मा जी को देख लीजिए, पद्मा सचदेव जी कितना, वो भी कितना काम कर रही हैं। डॉक्टर करण सिंह तो बात ही नहीं करते डोगरी, जब डोगरी किसी डोगरी इंसान से मिले तो वो यही सबका ये होना चाहिए कि वो शुड स्पेशली अपने जो भी छोटे मोटे ग्रीवेंसेस हैं उनको भूल जाइए। जब नाटक की बात आती है, जब रंगमंच की बात आती है, तो ये इन सब ग्रीवेंसेस को भूलकर एक आना चाहिए, क्योंकि रंगकर्मी एक होता है, उसका कोई, उसका स्टेट की बात करूँ मैं, रिलीजन की बात करूँ, ही इज़ ओनली अ रंगकर्मी, और ये बहुत 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 डिवाइन है, बहुत डिवाइन है। तो मुझे लगता है इस डायरेक्शन में काम करना बहुत ज़रूरी है। हम सबको मिलके आगे आना चाहिए और एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, और जो संस्थाएं हैं जम्मू की जिनके मैंने नाम ली, उनको भी इसमें कुछ करना, इसमें पहल करनी चाहिए। रेगुलर वर्कशॉप्स होनी चाहिए जिससे इंस्पायर हो यूथ। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि स्कूल्स में थिएटर पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये आपका पूरा विकास करता है, आपको एक बदल के रख देता है इंसान। इट्स सो डिवाइन। मुझे लगता है थिएटर से, मैं अपनी बात अगर करूँ कि मैंने दूरदर्शन पे बहुत काम किया, मैंने दूरदर्शन के बहुत सारे सीरियल्स प्रोड्यूस किए हैं, मैंने दूरदर्शन के बहुत सारे सीरियल्स लिखे हैं, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, मैंने टेलीफिल्म्स बनाई है श्रीनगर दूरदर्शन के। लेकिन जब मैं दिल्ली आई, तो जब मैंने आकाशवाणी ज्वाइन किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मुझे लगा कि लेकिन थिएटर, मुझे इतनी कुलबुलाहट होती थी कि मैं दिल्ली में नहीं थी, मैं थिएटर कैसे करूं। और फिर मैंने जब थिएटर ज्वाइन किया, इप्टा के साथ ज्वाइन किया, बाद में अपना ग्रुप बनाया दिल्ली इप्टा में। मैं काफ़ी साल, दैट वाज माय फैमिली, एक तरह से फैमिली थी इप्टा। फिर मैंने अपना ग्रुप बनाया रूबरू। तो थिएटर तो आपसे कभी निकल ही नहीं सकता, और थिएटर के लिए जो पागलपन है ना, उसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। थिएटर ये कभी नहीं निकल सकता। सारी चीज़ें मुझे लगता है आपका साथ छोड़ देती हैं, लेकिन आपकी आत्मा में अगर थिएटर है वो नहीं निकल सकता। ये आपको क्या से क्या बना देता है। मेरे पास शब्द नहीं है कि थिएटर, मेरे लिए तो थिएटर इज़ सो डिवाइन, इट्स लाइक मेडिटेशन, इट्स लाइक ऑक्सीजन। और जम्मू का थिएटर, खासकर डोगरी थिएटर की आप बात करें, तो उसको आगे लाने के लिए हम सबको काम तो करना ही पड़ेगा। बस इतना ही कहना था मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सवाल? बहुत बहुत शुक्रिया रूपक कुमार जी।
अ, आभा ने सवाल लिखा है कि तो टीवी और रेडियो और रंगमंच में क्या डिफरेंस है। आभा, ये मैं इस सवाल का आंसर बहुत बार दे चुकी हूँ कि थिएटर जब हम करते हैं तो वो लाइव परफॉर्मेंस होती है और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आप, और एडिटिंग नहीं होती थिएटर में, तो एडिटिंग नहीं होती, वन टाइम परफॉर्मेंस है। आपको जो देना है आपको एक ही बार में आपको अपना 100% देना है, आपको सब कुछ भूलकर उस किरदार को जीना है। लेकिन जब रेडियो पे हम आते हैं तो रेडियो में जब नाटक होता है तो आप अपनी आवाज़ और अपनी सांसों के ज़रिए जो आपका दर्शक है उसके साथ एक कनेक्शन डेवलप करते हैं, और कनेक्शन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी आवाज़ और आपकी सांसों के साथ आप अपने जो आपका जो दर्शक है, आपका जो श्रोता है, उस श्रोता को अपने साथ आपको खींच के अपने साथ उस जर्नी में लेकर जाते हैं अपने वॉइस के ज़रिए। जो आपका श्रोता सुन रहा है उसके सामने एक पेंटिंग सी बन जाती है आपके डायलॉग्स के ज़रिए, आपकी डायलॉग डिलीवरी के ज़रिए, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन के ज़रिए, आपकी सांसों के ज़रिए उसके सामने एक पेंटिंग सी बन जाती है, और उस पेंटिंग के अंदर वो घुसा चला आता है और आपके साथ सफ़र करता है। तो ये रेडियो का थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें सिर्फ आवाज़ है। एडिटिंग रेडियो में भी होती है लेकिन रेडियो थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे कि मैंने कहा। लेकिन हम थिएटर की बात करते हैं, थिएटर इज़ वन टाइम, आपको वन टाइम टेक देना है, आपको अपना सब बेस्ट उस एक परफॉर्मेंस में देना है, और उसमें आपको अपने दर्शक को अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने सेट, अपनी डायलॉग डिलीवरी के साथ अपने दर्शक को खींचना है अपनी तरफ और कनेक्ट करना है। और जब वो दर्शक आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो वो आपके साथ उस जर्नी में सफ़र करेगा। दूरदर्शन में तो जब हम सीरियल करते हैं टीवी में तो उसमें छोटे छोटे डायलॉग्स और कट और एडिटिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा जो आता है, रेडियो तो टफ है ही, बट थिएटर तो थिएटर है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मेरी इंस्पिरेशन मेरी माँ और पापा रहे हैं। उन्हीं से मैंने बहुत सीखा, उन्हीं से मैंने ट्रेनिंग ली। पापा से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, क्योंकि वो जब लिखते थे तो अपने आप को कमरे में बंद कर देते थे 2-2 3-3 महीने, और इतना लिखते थे। और जब वो एक्ट करते थे, उन्होंने कितने लोगों के तो वो गुरु रहे हैं, और मेरे भी वो गुरु हैं। मेरा मंच लिखते हैं कि आप बीच बीच में कुछ सुनाते रहिए, बहुत मधुर आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं एक गीत का, गज़ल का टुकड़ा है वो आप लोगों को डेडिकेट करती हूँ। जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके लिए एक छोटा सा एक टुकड़ा सुनाना चाह रही हूँ। गज़ल है ये आप सबके लिए जो मुझे देख रहे हैं। सात सुरों का बहता दरिया, तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया, तेरे नाम, हर सुर में है रंग धनक का, हर सुर में है रंग धनक का, तेरे नाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।